आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। नमस्कार, मैं हूं पूनम कौशल और लेकर हाजिर हूं 18 जून का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर। सबसे पहले हेडलाइंस। राहुल के सवाल पर सरकार का जवाब, निहत्थे नहीं थे सैनिक। चीन ने हिंदुस्तान के शस्त्रहीन सैनिकों की हत्या करके एक बहुत बड़ा अपराध किया। भारत ने रद्द किया चीन की कंपनी का बड़ा ठेका। भारतीय रेलवे ने चीनी कंपनी से 471 करोड़ रुपए का ठेका रद्द कर दिया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोरोना से लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। भारत कोरोना से लड़ेगा भी और आगे जीतेगा भी, आगे बढ़ेगा भी। साथ ही कार्यक्रम में आगे आपको सुनवाएंगे कैसा होता है कोरोना का एंटीजन टेस्ट। लेकिन सबसे पहले मुख्य समाचार। नमस्कार, प्रस्तुत हैं अभी तक के मुख्य समाचार। मजदूरों को रोजगार देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार गरीब कल्याण रोजगार योजना शुरू करेगी। इसकी शुरुआत 20 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। भारत चीन विवाद पर चीन विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों पक्ष हालात को शांत करने को तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 23 जून को ओडिशा में होने वाली विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथपुरी वार्षिक रथ यात्रा पर रोक लगा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज निजी क्षेत्र के लिए 41 कोल ब्लॉक्स की नीलामी प्रक्रिया की शुरुआत की। भारतीय रेलवे ने चीनी कंपनी से 2016 में हुआ 471 करोड़ का करार खत्म कर दिया है, जिसमें उसे 417 किलोमीटर लंबे रेल ट्रैक पर सिग्नल लगाना था। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को पत्र लिखकर सीबीएसई की शेष परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में भारत के भारी बहुमत से चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत वैश्विक शांति, सुरक्षा, लचीलापन और निष्पक्षता को बढ़ावा देने के लिए काम करेगा। कोविड-19 के नमूनों की जांच के लिए आज देश की पहली प्रयोगशाला का उद्घाटन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर लगभग 53% हो गई है। रूस ने कोरोना वायरस के इलाज के लिए बनाए गए वैक्सीन के क्लिनिकल ह्यूमन ट्रायल की शुरुआत कर दी है। नेपाल के ऊपरी सदन नेशनल असेंबली ने मानचित्र संशोधन विधेयक के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित कर दिया और बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। आज सुशांत की दोस्त रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बांद्रा पुलिस स्टेशन बुलाया गया। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। लद्दाख में गलवान वैली में भारत और चीन के बीच हिंसक संघर्ष में शहीद हुए भारत के वीर जवानों को आज पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। वीर जवानों के घरों में जन सैलाब उमड़ पड़ा, नम आंखें गम में डूब गईं। इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सवाल उठाया है कि भारत के जवानों को चीन के सैनिकों के सामने निहत्थे क्यों भेजा गया। भाई और बहनों, चीन ने हिंदुस्तान के शस्त्रहीन सैनिकों की हत्या करके एक बहुत बड़ा अपराध किया है। मैं पूछना चाहता हूँ, इन वीरों को बिना हथियार खतरे की ओर किसने भेजा और क्यों भेजा? कौन जिम्मेदार है? राहुल के सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि सैनिकों के पास हथियार थे, लेकिन चीन के साथ समझौते की वजह से उनका इस्तेमाल नहीं करना था। विदेश मंत्री ने ये भी बताया है कि चीन से संघर्ष में भारत का कोई भी जवान लापता नहीं हुआ। वहीं कांग्रेस के सवाल पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच सहयोग करने को लेकर समझौता हुआ था। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस गैर जिम्मेदाराना राजनीति कर रही है। जिस प्रकार की राजनीति आज राहुल गांधी करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने आप में न केवल चिंताजनक है, वो अपने आप में कांग्रेस की राजनीति को और कांग्रेस के विचारधारा को दर्शाती है। राहुल गांधी जी, आप न केवल अपरिपक्व तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, आप गैर जिम्मेदाराना तरीके से भी व्यवहार कर रहे हैं। कुछ दिनों से, विगत 4-5 दिनों से देख रहे हैं जिस प्रकार की आपकी ट्वीट्स आती है, जिस प्रकार के भद्दे शब्दों का आप प्रयोग करते हैं हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री के लिए, जिस प्रकार का अविश्वास आप हिंदुस्तान के प्रति दिखाते हैं, ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है और ये बहुत ही दुखद है।
इसी बीच भारत में चीन के प्रति गुस्सा भड़क रहा है। देश के कई हिस्सों में चीन के खिलाफ प्रदर्शन हुए हैं। चीन के साथ व्यापार के बंद करने और चीन के सामानों का बहिष्कार करने की मांग तेज हुई है। आज तक से बात करते हुए तिब्बत की निर्वासित सरकार के प्रधानमंत्री लोब्सांग सांगे ने कहा है कि चीन को कारोबारी चोट पहुंचानी ही होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक रुचि दोनों में से आपको चुनना है। अब राष्ट्रीय का सुरक्षा तो जरूर, वो तो मोर इम्पोर्टेंट है ना। इसलिए जो सरकार को करना चाहिए वो करना चाहिए, क्योंकि देखिए चीन और भारत के बीच में जितने भी व्यापार और बिजनेस हो रहा है, चीन को ज्यादा फायदा हो रहा है, डबल ट्रिपल अमाउंट फायदा हो रहा है। तो चीन का जितना भी सामान है भारत में आके बेच रहा है, भारत जनता लोग खरीद रहा है, उससे पैसा उनके पास फायदा ज्यादा हो रहा है। तो सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा इंपॉर्टेंट रख के उनको रिस्ट्रिक्शन वगैरह करना चाहिए। वो हम मानते हैं कि ये जो कर रहा है वो अच्छा ही कर रहा है। तो ये थे तिब्बत की निर्वासित सरकार के प्रधानमंत्री लोब्सांग सांगे। वहीं राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा का एक बयान चर्चा में है। उन्होंने कहा है कि चीन के अंत की कहानी भारत ही लिखेगा। इस बयान से उनका मतलब क्या था और मौजूदा माहौल में भारत की चीन के प्रति क्या रणनीति होनी चाहिए, यही समझने के लिए मैंने राकेश सिन्हा से बातचीत की और सबसे पहले यही पूछा कि भारत चीन की कहानी कैसे खत्म करेगा। देखिए, वास्तव में चीन के अंत की जब मैं कहानी कहता हूँ तो ये भौगोलिक अंत नहीं है। चीन एक खास प्रकार की व्यवस्था को और खास प्रकार के चरित्र को इंगित करता है। उसके दो महत्वपूर्ण अंग हैं। पहला, एक तो अधिनायकवादी शासन, जहां मानवाधिकार का कोई नामो निशान नहीं है। किसी छोटे देश में यदि अधिनायकवादी शासन हो तो वह चल सकता है। एक देश जो क्षेत्रफल से, जनसंख्या से और आर्थिक विकास की से इतना आगे हो और उसमें यदि अधिनायकवाद इतना अधिक हो कि न्यूनतम सूचनाएं भी बाहर ना आ पाए और मानवाधिकार का हनन, नरसंहार की स्थिति तक हो, तो स्वाभाविक है कि इस स्थिति को बदलने के लिए एक अभियान की आवश्यकता है। दूसरा, चीन आज के युग में एक नव साम्राज्यवादी देश के रूप में उभरा हुआ है। यह टेरिटोरियल जो एम्बिशन है चीन का, जिसके कारण ताइवान, हांगकांग, तिब्बत और भारत के 90,000 वर्ग किलोमीटर पर वह जो दावा करता है, दूसरों की संप्रभुता पर चोट पहुंचाना, और यदि वो 90,000 किलोमीटर तक ही उसकी महत्वाकांक्षा नहीं रुकेगी, ताइवान और हांगकांग तक नहीं रुकेगा, साउथ चाइना सी पर वो अपना पूरा एकाधिकार चाहता है। अब मुझे लगता है कि भारत के साथ टकराव सिर्फ भौगोलिक और राजनीतिक टकराव नहीं है, ये कुछ मूल्यों का भी टकराव है। चीन में लोकतंत्र की बहाली, चीन के नव साम्राज्यवाद पर किसी का अंत और किसी की शुरुआत भारत से ही चीन में होगा। राकेश जी, आप बार बार ये भी कहते रहे हैं कि चीन भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन भारत और चीन के बीच $100 अरब से अधिक का सालाना कारोबार है, और अगर चीन भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है तो ये समझ नहीं आता कि इतना कारोबार कैसे है फिर उसके साथ हमारा। देखिए, चाहे 1,000 अरब डॉलर का कारोबार क्यों ना हो जाए, उससे मित्रता और शत्रुता निर्धारित नहीं होती है। मित्रता और शत्रुता मूल्यों के आधार पर निर्धारित होती है। ये जो कारोबार बढ़ा है, ये कारोबार ने चीन ने रणनीति के तहत बढ़ाया है। चीन के का कारोबार तो ऑस्ट्रेलिया पर में भी बढ़ा, और ऑस्ट्रेलिया की आंखें अब खुली जब कोविड-19 फैला, और ऑस्ट्रेलिया ने अभी लगभग 2 दर्जन आइटम्स के ऊपर एंटी डंपिंग कानून को लागू किया है और उसे प्रतिबंधित करने की बात की है। अमेरिका की आंखें 2008 के बाद से खुलनी शुरू हो गई हैं। पूरी दुनिया को मालूम है कि चीन सनय सभी देशों को अपने ऊपर निर्भर करके उसकी आर्थिक संप्रभुता समाप्त करके, और एक बात आप समझ लीजिए, दुनिया की राजनीति इतनी आसान, व्यापार इतना आसान नहीं होता है। भारत के लोग और भारत की सरकार और भारत की जनता जिस प्रकार सोचती है, दुनिया भी ऐसा ही सोचती है, ऐसा नहीं है। हम वैदिक संस्कृति के हिस्से हैं, जिसमें हम दुनिया का शोषण करना या छल कपट के आधार पर राजनीति करना नहीं चाहते हैं। लेकिन हम इस बात को मानेंगे कि जब जब चीन से तनाव बढ़ता है, भारत में चीन के बहिष्कार की मुहिम हमेशा शुरू होती है, लेकिन ये किसी अंजाम तक नहीं पहुंच पाती। देखिए, आज की दुनिया में एक व्यवहारिक कठिनाई यह होती है कि वो चीन की वस्तु कोई जरूरी नहीं चीन से सीधे आपके पास आए, वो सिंगापुर से, जापान से होकर भी आ सकता है, उसकी पैकेजिंग बदल सकती। तो आज के दुनिया में जब दुनिया में खुलापन आया तो थोड़ी कठिनाई आती है, लेकिन यह सांकेतिकता के आधार पर जो आंदोलन शुरू होता है और ये जो बहिष्कार की बात कही जाती है, वह एक साइकोलॉजिकल बैटल भी होता है, एक मानसिक लड़ाई भी होती है। किसी को आप जब एक्सक्लूड करते हैं, किसी को आप दोषी ठहराते हैं,
और उसके सामानों का बायकॉट करते हैं, उस सामानों को नहीं खरीदना एक देशभक्ति का गुण बन जाता है। जैसे 1907 में ब्रिटिश साम्राज्य के सामानों का बहिष्कार करना, होली जलाना। इसका तात्पर्य नहीं था कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की आर्थिक सत्ता समाप्त हो गई, लेकिन वो स्वदेशी आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक सरदर्द की तरह हो गया था। ठीक वैसा ही सरदर्द आज चीन के लिए होगा। जनता जग चुकी है और ये कोविड-19 एक लैंडमार्क है दुनिया को यह समझने के लिए कि चीन पूरी मानवता का शत्रु है। ये राकेश सिन्हा के साथ लंबी बातचीत का एक छोटा सा अंश है। पूरी बातचीत सुनने के लिए आप हमारे पन्ने आज तक रेडियो पर जरूर आएं। इसी बीच भारत ने चीन को पहला कारोबारी झटका दिया है। भारतीय रेलवे ने चीन की कंपनी के साथ 471 करोड़ रुपए का ठेका रद्द कर दिया है। क्या है ये पूरा मामला, बता रही है हमारी सहयोगी आशिता सेठ। चीन के खिलाफ भारत ने पहला एक्शन ले लिया है। भारतीय रेलवे ने चीनी कंपनी से 471 करोड़ रुपए का ठेका रद्द कर दिया है। 2016 में चीनी कंपनी के साथ भारतीय रेलवे ने 471 करोड़ रुपए का करार किया था, जिसमें 417 किलोमीटर लंबे रेल ट्रैक पर सिग्नल सिस्टम को लगाने का काम था। भारतीय रेलवे के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने बीजिंग नेशनल रेलवे रिसर्च एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल एंड कम्युनिकेशंस ग्रुप लिमिटेड से करार खत्म कर दिया है। इस प्रोजेक्ट के तहत कानपुर और दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन के सेक्शन के बीच 417 किलोमीटर में सिग्नलिंग और टेलीकम्युनिकेशंस का काम होना था। भारतीय रेलवे का कहना है कि खराब प्रदर्शन के कारण चीनी कंपनी के साथ ये करार खत्म किया गया है। वहीं इससे पहले बुधवार को टेलीकॉम मंत्रालय ने BSNL और MTNL को चीनी कंपनियों की उपयोगिता को कम करने का निर्देश दिया था। कंपनियों को ये बात भी कही गई कि अगर बिडिंग है तो उस पर नए सिरे से विचार किया जाए। साथ ही संचार मंत्रालय ने निजी कंपनियों को भी ये हिदायत दी है कि इस दिशा में वे भी नए सिरे से विचार करके ही फैसला लें। वहीं व्यापारिक संगठन कैट ने चीनी सामानों का बहिष्कार और भारतीय वस्तुओं को बढ़ावा देने वाले राष्ट्रीय अभियान को और ज्यादा तेज करने का फैसला किया है। संगठन ने 500 सामानों की सूची तैयार की है, जिसे अब चीन से नहीं मंगाने का फैसला लिया गया है। शुक्रिया आशिता। बढ़ते हैं आगे। सोमवार की रात को गलवान घाटी में हुई दोनों सेनाओं के बीच हिंसक झड़प के बाद से ही चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स लगातार ऐसी खबरें छाप रहा है जो भारत विरोधी हैं, दबाव बनाने वाली हैं। ग्लोबल टाइम्स ने छापा है कि अगर LAC पर तनाव बढ़ा तो भारत और चीन के अलावा पाकिस्तान और नेपाल की सेना का भी दबाव झेलना पड़ेगा। जबकि इसी अखबार ने ट्वीट करके ये भी कहा है कि चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत चीन सीमा पर स्थिति एकदम नियंत्रण में है। इस तरह की खबरों और हलचलों के बीच आइए जानते हैं माधुरी से कि चीन, भारत, नेपाल और पाकिस्तान की सीमाएं कैसे धरती के टुकड़े को देशों में बांट देती हैं। चीन को नेपाल और पाकिस्तान पर आखिर इतना यकीन क्यों है कि उसके सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में इस आशय का आर्टिकल छपता है कि नेपाल और पाकिस्तान भारत के खिलाफ उसका साथ देंगे। अखबार में लिखा है कि फिलहाल भारत का चीन के अलावा पाकिस्तान और नेपाल से भी सीमा विवाद चल रहा है। पाकिस्तान और चीन के करीबी रिश्ते हैं। नेपाल भी हमारा सहयोगी है। दोनों देश चीन के वन बेल्ट रोड प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं। चीन चाहे जो कहता रहे, भारत ने भी अपने साथी तलाशने शुरू कर दिए हैं। आपको हैरत होगी, मगर केंद्र सरकार ने प्रसार भारती के जरिए अपने तिब्बत स्थित रेडियो सर्विस को प्रमोट करना शुरू कर दिया है। ट्वीट किया है जिसमें कहा गया है कि अब तिब्बत को भी सुन सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं वहाँ की। गौर करने वाली बात यह है कि तिब्बत चीन के अधिकार से वैसे ही बहुत परेशान है। ऐसे में भारत का ये दोस्ती भरा कदम है। रेडियो की बात चली है तो आपको इससे पहले के रेडियो के दौर में ही ले जाते हैं। सन 50 के दशक में चीन अपने रेडियो पर कश्मीर को स्वतंत्र बनाने के लिए लगातार प्रोग्राम प्रसारित करता था, क्योंकि लद्दाख से सटे तिब्बत के क्षेत्र जिजांग पर चीन का कब्जा था ही। उसने 1950 में एक पॉलिसी बनाई, 5 फिंगर ऑफ तिब्बतियन पाम। ये 5 उंगलियां हैं लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश। एक तरह से चीन का हथियाया हुआ तिब्बत का क्षेत्र चीन का पंजा है और ये सब चीन की उंगलियां हैं।
भारत ने हमेशा से दावा किया है कि ये सब उसके ज्यादा नजदीकी इलाके हैं, और जो सच भी है। इसी दौरान 1954 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने चीन के साथ पंचशील समझौता भी किया था, लेकिन चीन ने तब भी नहीं माना और रेडियो पर कश्मीर मुद्दे पर बोलता रहा। तो तब से पाकिस्तान के साथ ये दोस्ती निभा रहा है। काराकोरम पास के जरिए दोनों में आपस में व्यापार होता है और अब वहाँ सड़क निर्माण भी हो रहा है। वन बेल्ट रोड प्रोजेक्ट के नाम से इसे जाना जाता है। लिहाजा पाकिस्तान तो चीन और चीन पाकिस्तान के साथ है ही। कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद से पाकिस्तान मुसलसल भारत का विरोध कर रहा है और विरोध जताने को यहाँ पर भी रेडियो आया। पाकिस्तान ने भी उसके बाद से रेडियो के जरिए कश्मीर के मौसम का हाल बताना शुरू कर दिया। नेपाल के साथ भारत का सीमा विवाद काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख के हिस्से को लेकर जारी है। कहा जा रहा है कि नेपाल ने भारत का विरोध चीन के आसरे पर ही किया है। नेपाल ने अपना नया नक्शा आज अपनी संसद के ऊपरी सदन में भी पास करा लिया। हालांकि भारत ने इन सभी देशों के साथ जो संधियां की हैं, उन पर गौर करना बहुत जरूरी है। 1947 में ही तय हो गया था कि लद्दाख कश्मीर का हिस्सा है। NEFA यानी अरुणाचल प्रदेश 1951 में भारत का हिस्सा था। सिक्किम हमारा अपना राज्य बन गया था 1975 में। रही बात नेपाल और भूटान की, तो भूटान के साथ हमारी मैत्री संधि साल 1945 से चल रही है। 2007 में इसे फिर अपडेट किया गया, जिसके अनुसार भारत भूटान के विदेशी मामलों की देखभाल करेगा। इसीलिए मैत्री निभाते हुए चीन के खिलाफ भारत की मदद की भूटान ने। नेपाल से तो 1816 से सुगौली संधि के तहत ही चल रहा था रिश्ता, और वो भी ऐसा कि सीमाएं खुली हुई हैं दोनों देश की, और इसीलिए चीन को नेपाल की सबसे ज्यादा जरूरत है। उधर पाकिस्तान ने तो हमेशा से ही सीमा का उल्लंघन किया है, लेकिन अगर चीन के कुछ तथाकथित साथी हैं तो भारत के भी हैं ही। माधुरी, आज तक रेडियो। शुक्रिया माधुरी। वहीं नेपाल के नक्शे को बदलने के संवैधानिक संशोधन विधेयक के नेपाल की संसद के उच्च सदन से पारित होने के बाद नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने इस विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिसके बाद से ये प्रभावी हो गया है। नेपाल ने कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा इलाके को अपना बताया है। ये इलाके भारत के क्षेत्र में आते हैं। बढ़ते हैं आगे। भारत की खुफिया एजेंसियों ने चीन की 50 से अधिक मोबाइल ऐप्स के प्रति देश के लोगों को आगाह किया है। क्या है ये मामला और कौन सी हैं ये एप्लीकेशंस, बता रहे हैं आज तक के लिए तकनीक की दुनिया की खबरों पर नजर रखने वाले हमारे सहयोगी मुंजीर अहमद। भारत में स्मार्टफोन यूजर्स के बीच चीनी ऐप्स का काफी बोलबाला है। अब वो चाहे टिकटॉक हो, यूसी ब्राउजर हो, शेयर इट हो या फिर क्लब फैक्ट्री जैसे शॉपिंग ऐप। इन ऐप्स के यूजर्स करोड़ों में हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने सरकार से इन ऐप्स को ब्लॉक करने के लिए कहा है। टिकटॉक की बात करें तो ये भारत में पहले भी ब्लॉक किया जा चुका है, लेकिन तब इसकी वजह कुछ और थी। बताया जा रहा है कि इंटेलिजेंस एजेंसियों ने सरकार से यह भी कहा है कि सरकार खुद लोगों को इन ऐप्स को न यूज करने की सलाह दे। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों ने 52 ऐसे ऐप्स की लिस्ट सरकार को दी है जो चीन से जुड़े हुए हैं। इनपुट्स के मुताबिक अप्रैल में ही ये लिस्ट तैयार की गई थी। इस लिस्ट में टिकटॉक, जूम ऐप, यूसी ब्राउजर, क्लीन मास्टर, जेंडर और शेयर चैट जैसे पॉपुलर ऐप्स भी शामिल हैं। हालांकि सरकार की तरफ से अब तक इन ऐप्स को ब्लॉक करने या न यूज करने को लेकर कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है। चूंकि इन ऐप्स को भारत में करोड़ों लोग यूज करते हैं, इसलिए ऐसा कर पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कई ऐप्स ऐसे हैं जिन पे लोग पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं। अगर वो ऐप्स ना हो तो स्मार्टफोन यूज करना मुश्किल हो सकता है। फ्लैग किए गए ऐप्स में 5 वीडियो शेयरिंग ऐप्स भी हैं, और ये दिलचस्प ये है कि ज्यादातर चीनी स्मार्टफोन कंपनियां इनमें से कोई ना कोई ऐप अपने स्मार्टफोन में जरूर देती हैं। इनमें से टिकटॉक, वीगो वीडियो, बिगो लाइव, वेबो, वीचैट, हलो और लाइक जैसे भी ऐप्स हैं। कुछ ऐप्स ऐसे भी हैं जो ई-कॉमर्स से जुड़े हुए हैं, जिनमें क्लब फैक्ट्री, शेन और रोमवे शामिल हैं। फाइल शेयरिंग ऐप्स की बात करें तो जेंडर और शेयर इट हैं जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं। ये ऐप्स भी उनके लिस्ट में हैं। इस तरह के कई कैटेगरीज के ऐप्स हैं जिन्हें फ्लैग किया गया है। इनमें वेब ब्राउजर, टूल्स और न्यूज एग्रीगेटर के ऐप्स शामिल हैं। चीनी मोबाइल कंपनियों की बात करें तो शाओमी भारत में नंबर 1 मोबाइल कंपनी है, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक इंटेलिजेंस एजेंसियों ने जो 52 ऐप्स की लिस्ट सरकार को दी है, इसमें से 3 शाओमी के भी ऐप्स हैं जो फोन यूजर्स के लिए, शाओमी के स्मार्टफोन यूजर्स के लिए काफी अहम है। इनमें वीडियो कॉल, MI कम्युनिटी और MI स्टोर हैं।
गौरतलब है कि Xiaomi की ये तीनों ऐप कंपनी के स्मार्टफोन यूजर्स के लिए इतने अहम है कि शायद Xiaomi के स्मार्टफोन को इन तीनों ऐप के बगैर यूज करना यूजर्स के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। लिस्ट में दिए गए जो 52 ऐप्स हैं, इनमें से कई ऐप्स ऐसे भी हैं जो कि चीन से जुड़े हुए नहीं है पूरे तरह से, यानी पब्लिशर चीन के नहीं है, लेकिन फिर भी इन ऐप्स पे ये आरोप लगते आए हैं कि इनका डेटा जो है, यूजर का डेटा है, वो चीन के सर्वर में रखा जाता है या फिर इनडायरेक्टली चीन से लिंक्ड है। इन ऐप्स की लिस्ट में कुछ प्ले स्टोर के भी ऐप्स हैं यानी एंड्रॉयड के भी ऐप्स हैं, कुछ आईफोन यानी iOS ऐप स्टोर पर जो उपलब्ध हैं वो भी ऐप्स हैं। फिलहाल जैसा कि हमने बताया, सरकार की तरफ से स्टेटमेंट कुछ भी नहीं आया है, तो देखना दिलचस्प होगा कि आगे सरकार इसको लेकर क्या कदम उठाती है। शुक्रिया मुंजीर अहमद। इसी बीच ताइवान की एक वेबसाइट पर प्रकाशित एक पोस्टर खूब चर्चा में है। इसमें भगवान श्री राम ड्रैगन पर तीर से निशाना साधते दिख रहे हैं। इस पोस्टर के बाद भारत में लोगों की दिलचस्पी ताइवान के बारे में जानने के लिए बढ़ गई है। दरअसल चीन ताइवान को अपना हिस्सा बताता है, जबकि ताइवान स्वतंत्र राष्ट्र होने का दावा करता है। क्या है ये पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे सहयोगी आनंद श्रीवास्तव। एक तरफ चीन के सैनिकों ने भारत के साथ LAC पर हिंसक झड़प की, तो दूसरी तरफ चीन के लड़ाकू विमान बार बार ताइवान में घुस रहे हैं। गुरुवार को एक बार फिर चीनी एयरफोर्स के लड़ाकू विमान ताइवान के एयर स्पेस में घुस गए। पिछले 10 दिनों में यह 5वीं बार है जब चीन के ये फाइटर जेट ताइवान में घुसे हैं। ताइवान एयरफोर्स ने कहा है कि चीन के J-10 और J-11 लड़ाकू विमान ताइवान के दक्षिण पश्चिम भाग में एयर स्पेस में घुसे। नियमित पेट्रोलिंग पर रहने वाले ताइवान के फाइटर्स ने चाइनीज विमानों को रेडियो पर चेतावनी दी। इसके बाद वे ताइवान के एयर डिफेंस जोन से निकल गए। इसको लेकर दोनों देशों में तनाव बढ़ गया है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार निशांत श्रीवास्तव बताते हैं कि चीन और ताइवान के बीच विवाद बेहद पुराना है। बेसिकली ये जो समस्या है ताइवान और चाइना के बीच में, ये 1949 से ही चली आ रही है। 1949 में जब माओ के नेतृत्व में वहाँ की कम्युनिस्ट सरकार ने कब्जा करना शुरू किया था पूरे चीन के ऊपर, तो जो बेसिकली शासन में सत्ता में जो सरकार थी वो कुमिंतांग पार्टी की थी और चांग काई शेक इसका नेतृत्व कर रहे थे। वो भागकर ताइवान में शरण लेते हैं और वहीं से ये सारी प्रॉब्लम शुरू हुई कि दावा किया गया जो कम्युनिस्ट पार्टी थी कि हमारा कब्जा उस सारे क्षेत्र पे है जहां जहां चीन का पूर्व में कंट्रोल रहा है, और उसमें एक ताइवान भी था। कम्युनिस्ट पार्टी का दावा कि हमारा ताइवान पर नियंत्रण है, वन चाइना पॉलिसी के अंतर्गत ताइवान हमारे क्षेत्र का हिस्सा है और उसका अलग अस्तित्व नहीं है। और वहीं दूसरी ओर ताइवान में जो सरकार है उसका दावा है कि हम एक स्वतंत्र अस्तित्व रखने वाले देश हैं, संप्रभु देश हैं और हमें मान्यता इसी रूप में मिलनी चाहिए। तो मूल समस्या इन दोनों देशों के बीच में अपने अस्तित्व को लेकर है। ताइवान में कुछ समय पहले चुनाव के जरिए सत्ता परिवर्तन हुआ है और उसके बाद से चीन आक्रामक हो गया है। अभी जो स्थिति आई है वो ये है कि जो चुनाव हुए और चुनावों में जो जीत के नए राष्ट्रपति आई हैं ताइवान में, वो है साई इंग वेन। और साई इंग वेन की जो पार्टी है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, वो एंटी चाइना पार्टी है और उन्होंने आते ही ये घोषणा की थी कि हम वन चाइना पॉलिसी को स्वीकार नहीं करते और अपने स्वतंत्र अस्तित्व को हम पहले से मानते हैं, हम स्वतंत्र थे और स्वतंत्र रहेंगे। तो वर्तमान जो तनाव आप देख रहे हैं जिसमें चीन जो है अपने पिछले हफ्ते भी उसने जो फाइटर प्लेन्स भेजे थे, अभी उसमें निगरानी वाला एक प्लेन जो है जो कि रशियन डिजाइन पे बना हुआ था Y-8, उसको भेजा है। तो ये सारी जो क्रियाएं चल रही हैं वो जो वहाँ की सरकार की अपनी नीति है, ताइवान के सरकार की नीति, उसके अगेंस्ट में चीन का एक आक्रामक रूप हमको देखने को मिल रहा है। पूरे मामले पर ताइवान ने कहा है कि चीन की रणनीति बिल्कुल माहौल को खराब करने की है। इस बीच ताइवान टाइम्स में छपी एक तस्वीर चर्चा में है। इस तस्वीर में भगवान राम चीन के ड्रैगन को मारते नजर आ रहे हैं। ताइवान टाइम्स ने हेडलाइन में लिखा है, भारत के राम ने चीन के ड्रैगन को मारा। इसको बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर शेयर कर चीन के प्रति गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। आनंद श्रीवास्तव, आज तक रेडियो।
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कमर्शियल खनन के लिए कोयला खदानों की नीलामी की शुरुआत करते हुए कहा कि भारत इंपोर्ट कम करेगा और हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा। उन्होंने ये भी कहा कि भारत कोरोना से लड़ेगा भी और जीतेगा भी। इतने चैलेंजिंग टाइम में इस तरह के इवेंट का होना, आप सभी का उसमें शामिल होना अपने आप में एक बहुत बड़ी आशा जगाता है, विश्वास का बहुत बड़ा संदेश लेकर के आता है। भारत कोरोना से लड़ेगा भी और आगे जीतेगा भी, आगे बढ़ेगा भी। भारत इस बड़ी आपदा को आपदा समझ करके रोते बैठने के पक्ष का नहीं है। भारत आपदा कितनी ही बड़ी क्यों न हो, उसको अवसर में बदलने के लिए कृत संकल्प है और हम सब मिलकर के आपदा को अवसर में बदलेंगे। भारत इंपोर्ट पर अपनी निर्भरता कम करेगा। आत्मनिर्भर भारत यानी भारत इंपोर्ट पर खर्च होने वाली लाखों करोड़ों रुपयों की विदेशी मुद्रा बचाएगा और देश के गरीबों के कल्याण के लिए काम में लाएगा। आत्मनिर्भर भारत यानी भारत को इंपोर्ट न करना पड़े, इसके लिए वो अपने ही देश में साधन और संसाधन विकसित करने की दिशा में लगातार प्रयास करेगा, आगे बढ़ेगा। तो ये थे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहीं भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज कहा है कि अपने गांव वापस लौटे देश के 67 लाख प्रवासी मजदूरों को उनके गृह जिलों में ही काम दिया जाएगा। 116 जिलों में लागू होने वाली इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी 20 जून को करेंगे। 50,000 करोड़ रुपए की लागत से शुरू की जा रही इस योजना के तहत कामगारों को 25 प्रकार के काम दिए जाएंगे। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और ओडिशा को इस योजना से सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। सरकार का दावा है कि मजदूरों की स्किल मैपिंग की गई है। और अब बात करते हैं कोरोना वायरस की। भारत में बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के करीब 13,000 मामले सामने आए हैं, जिनके साथ ही देश में अब तक कोरोना संक्रमण के मामलों की कुल तादाद 3,67,000 के करीब पहुंच गई है। इसी बीच आज से एंटीजन टेस्ट शुरू किया गया है। कोरोना संक्रमण की जांच करने वाला ये टेस्ट मौजूदा टेस्ट से सस्ता है और जल्द ही नतीजा देता है। क्या है ये टेस्ट और कैसे किया जाता है, बता रही है हमारी सहयोगी गरिमा। भारत में रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट की जगह अब रैपिड एंटीजन टेस्ट होगा, जिसकी शुरुआत राजधानी दिल्ली से कर दी गई है। रैपिड एंटीजन टेस्ट को समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि एंटीजन क्या है। शरीर में बाहर से आने वाला पार्टिकल जैसे वायरस, बैक्टीरिया या फंजाई उसे एंटीजन कहते हैं और एंटीजन के हमारे शरीर में आने के बाद शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है उसे एंटीबॉडी कहते हैं। एंटीजन और एंटीबॉडी समझने के बाद अब समझते हैं कि रैपिड एंटीजन टेस्ट क्या है और ये कैसे काम करता है। ये समझने के लिए हमने बात की ICMR के साइंटिस्ट डॉक्टर LK शर्मा से। एंटीजन जो टेस्ट होता है वो बेसिकली इसमें भी स्वैब लिया जाता है। जिस तरह से RT-PCR के टेस्ट में स्वैब लेते हैं ना, उसी तरह से स्वैब लिया जाता है, लेकिन इसमें ये एक तरह से रैपिड टेस्ट होता है। तो उसमें स्वैब लेकर वो उस कीट पे डाला जाता है। पहले से जो कीट है वो एंटीबॉडी से कोटेड रहता है। उस कीट के थ्रू फिर आइडेंटिफाई होती है कि इसमें वायरस अवेलेबल है कि नहीं स्वैब में। एंटीजन टेस्ट में नोस्ट्रिल से स्वैब का सैंपल लेकर उसे किट में डालकर टेस्ट किया जाता है। अगर दोनों लाइन का रंग रेड हो जाता है तो इसका मतलब है कि कोरोना टेस्ट पॉजिटिव है, और अगर एक लाइन का रंग बदलता है तो इसका मतलब है कि व्यक्ति कोरोना संक्रमित नहीं है। अगर दोनों लाइन रेड नहीं आती है तो वो इनकॉन्क्लूसिव माना जाएगा और व्यक्ति का RT-PCR टेस्ट किया जाएगा। RT-PCR टेस्ट को भारत में कोरोना की पक्की जांच माना जाता है। इस टेस्ट में 2 से 5 घंटे का समय लगता है, तो वहीं एंटीजन टेस्ट में 15 मिनट से लेकर आधे घंटे में रिजल्ट पता लग जाता है।
एंटीजन टेस्ट में अगर कोरोना रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो उसे फाइनल रिजल्ट मानकर व्यक्ति का कोरोना ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन अगर रिजल्ट नेगेटिव आया और व्यक्ति में कोरोना के लक्षण नजर आ रहे हैं तो उसका RT-PCR टेस्ट किया जाएगा। पॉजिटिव अगर आता है कोई तो RT-PCR ऐप की जरूरत नहीं है। पॉजिटिव को ट्रू पॉजिटिव को पॉजिटिव ही कंसीडर किया जाएगा। हाँ, अगर वो निगेटिव आता है तो अगर उनको सिम्टम्स हैं तो उसके लिए एडवाइजरी पे लिखा हुआ है कि आप उसको RT-PCR के थ्रू रिकन्फर्म करो निगेटिव केस में। भारत में इस किट का उत्पादन गुड़गांव के मानेसर में साउथ कोरिया की SD बायोसेंसर कंपनी कर रही है। दिल्ली में इस किट का इस्तेमाल 2 जगहों पर किया जाएगा, एक कंटेनमेंट जोन्स और दूसरा अस्पतालों में। ICMR ने सख्त निर्देश दिए हैं कि इस एंटीजन किट का इस्तेमाल मेडिकल सुपरविजन में ही होना चाहिए और इस किट को रखने और इस्तेमाल करने के दौरान का टेम्परेचर 2 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। गरिमा बुधानी, आज तक रेडियो। और अब बाजार का हाल सुनते हैं हमारे मार्केट एक्सपर्ट शुभम शंकधर से। भारतीय शेयर बाजार के लिए गुरुवार का सत्र एक बहुत अच्छा सत्र साबित हुआ। बाजार में ज़बरदस्त खरीदारी देखने को मिली। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही इंडेक्स करीब 2% से ज़्यादा की बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 700 अंकों की बढ़त के साथ 34,208 के स्तर पर और निफ्टी 210 अंकों की बढ़त के साथ 10,091 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी ने एक बार फिर जो क्लोजिंग दी है वो 10,000 के एक अहम स्तर के ऊपर दी है। बाजार में 10,000, 10,200 के ऊपर निफ्टी के टिकने के बाद ही किसी नई तेजी की उम्मीद की संभावनाएं दिखाई जा रही हैं। आज के सत्र में बैंकिंग शेयरों में ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली। अच्छी खरीदारी थी। निफ्टी बैंक करीब 3.5%, 3.25% की बढ़त के साथ बंद हुआ। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी आज अच्छी खरीदारी देखने को मिली। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स करीब 1.25% की बढ़त के साथ 14,427 के स्तर पर बंद हुआ। एडवांस डिक्लाइन रेशियो के हिसाब से देखें तो निश्चित तौर पर एडवांस का पलड़ा आज पूरी तरह भारी था। 1263 शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर ऐसे थे जिनमें खरीदारी देखने को मिली, जबकि इनके सापेक्ष केवल 358 शेयर ऐसे थे जहां गिरावट थी। आज एफआईज ने बाजार में खरीदारी करी। 366 करोड़ की खरीदारी करीब एफआईज की ओर से की गई है। वहीं डीआईएस की ओर से भी खरीदारी थी। दोनों ही बड़े निवेशक जो बाजार में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी रखते हैं, दोनों ही की तरफ से आज खरीदारी का ही ये कारण था कि सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही आज बढ़त के साथ बंद हुए। अगर सेक्टर स्पेसिफिक आप बात करें तो आज केवल टेलीकॉम और फार्मा कंपनियाँ ऐसी थीं जहाँ गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा सभी सेक्टर बढ़त के साथ बंद हुए। शेयरों के लिहाज से बात करें तो जिन शेयरों में आज गिरावट थी उनमें नेस्ले, मारुति, ONGC, HUL, TCS, भारती एयरटेल शामिल थे, जबकि सबसे ज़्यादा बढ़त बजाज फाइनेंस, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक और SBI में देखने को मिली। यानी कि टॉप 5 शेयर में पांचों के पांचों बैंकिंग और फाइनेंशियल क्षेत्र से जुड़े हुए शेयर थे। शुक्रिया शुभम शंखधर। ये पॉडकास्ट आपने आज तक रेडियो पर सुना। हमारी वेबसाइट पर आइए, यहाँ पर आपको तरह तरह के पॉडकास्ट सुनने को मिलेंगे। और हाँ, खबरों और विश्लेषण के लिए 2 प्रोग्राम जरूर सुनिए, सुबह 7 बजे आज का दिन और शाम 7:30 बजे दिन भर। पता वही aajtak.in/radio। आप गूगल भी कर सकते हैं। टाइप कीजिए आज तक पॉडकास्ट या आज तक रेडियो। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। तो दिन भर में आज के लिए बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। नमस्कार, प्रस्तुत हैं अभी तक के मुख्य समाचार। मजदूरों को रोजगार देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार गरीब कल्याण रोजगार योजना शुरू करेगी। इसकी शुरुआत 20 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। भारत चीन विवाद पर चीन विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों पक्ष हालात को शांत करने को तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 23 जून को ओडिशा में होने वाली विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथपुरी वार्षिक रथ यात्रा पर रोक लगा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज निजी क्षेत्र के लिए 41 कोल ब्लॉक्स की नीलामी प्रक्रिया की शुरुआत की। भारतीय रेलवे ने चीनी कंपनी से 2016 में हुआ 471 करोड़ का करार खत्म कर दिया है, जिसमें उसे 417 किलोमीटर लंबे रेल ट्रैक पर सिग्नल लगाना था। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को पत्र लिखकर CBSE की शेष परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में भारत के भारी बहुमत से चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत वैश्विक शांति, सुरक्षा, लचीलापन और निष्पक्षता को बढ़ावा देने के लिए काम करेगा। कोविड-19 के नमूनों की जांच के लिए आज देश की पहली प्रयोगशाला का उद्घाटन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर लगभग 53% हो गई है।
रूस ने कोरोना वायरस के इलाज के लिए बनाए गए वैक्सीन के क्लिनिकल ह्यूमन ट्रायल की शुरुआत कर दी है। नेपाल के ऊपरी सदन नेशनल असेंबली ने मानचित्र संशोधन विधेयक के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित कर दिया और बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। आज सुशांत की दोस्त रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बांद्रा पुलिस स्टेशन बुलाया गया। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और अब वक्त है आपसे विदा लेने का। आप अब हमें गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई और जियो सावन के अलावा और भी कई ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर सुन सकते हैं। अपना फीडबैक हमें radio@aajtak.com पर जरूर भेजें। फिलहाल मुझे यानी कि पूनम कौशल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।